नमस्कार, मैं अभिषेक कुमार और आप देख रहे हैं द न्यूज लॉन्चर। द न्यूज लॉन्चर की इस बिहार स्पेशल चर्चा में आपका बहुत बहुत स्वागत है। बिहार की राजनीति में एक साथ कई आयाम देखने को मिल रहे हैं। कोई अपनी पार्टी में उपेक्षित है तो दिल्ली की दौड़ लगा रहा है, कोई उपेक्षा से मेन स्ट्रीम में आया है तो पटना की दौड़ लगा रहा है। और इन सब के बीच बिहार की सियासत में खेला किस रूप में होगा, ये संभावना अब और दिलचस्प होती जा रही है। कल की ही बात है, बिहार सरकार के मंत्री कांग्रेस से आए और नीतीश कुमार के ऊपर किताब लिख चुके अशोक चौधरी। डिपार्टमेंट के अंदर कहा जाता है कि उनकी पूछ कम हो गई है, उनके अंदर काम करने वाले अधिकारी भी कथित तौर पर उनकी अब सुन नहीं रहे। लेकिन वो दिल्ली की दौड़ अक्सर लगाते रहते हैं। कभी भाजपा के चाणक्य और गृह मंत्री अमित शाह से मिलते हैं, और कल तो उनकी मुलाकात दिल्ली में पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद से हुई। सभी जानते हैं कि पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद इस देश के संभवतः सबसे सक्रिय पूर्व राष्ट्रपति हैं। और अन्यथा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद से लेकर प्रणब मुखर्जी तक का पूरा इतिहास आप उठा करके देखें तो जितने लोग राष्ट्रपति पद से हटे वो कहीं ना कहीं रिटायर्ड जिंदगी जी रहे थे। शायद ही कभी कोई उनसे मिलने भी जाता था। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की बात करें तो रिटायर होकर सदाकत आश्रम में आ गए। सर्वपल्ली राधाकृष्णन भी अपने घर चले गए। प्रतिभा पाटिल पुणे में रहती हैं। किसी को नहीं पता कि प्रतिभा पाटिल इस देश में पूर्व राष्ट्रपति हैं तो है कहां। लेकिन पहली बार इस सरकार में, मोदी सरकार में, अनोखे अनोखे काम देखने को मिले। पूर्व राष्ट्रपति को तो एक कमेटी बना दी गई, उसका अध्यक्ष बना दिया गया, वन नेशन वन इलेक्शन। अब ये पूर्व राष्ट्रपति के प्रोटोकॉल के साथ कितना उचित है ये इस देश के लोग बखूबी समझते हैं। लेकिन आश्चर्य ये होता है कि यदि पूर्व राष्ट्रपति कोविंद साहब की प्रोफाइल खंगाली जाए, ट्विटर की प्रोफाइल, मुझे नहीं लगता कि इसके पहले किसी पूर्व राष्ट्रपति से इतने लोग मिलते होंगे। कोविंद साहब से मिलने वालों में देश के चीफ जस्टिस भी होते हैं। हालांकि कोविंद साहब वकील रहे, उसमें कोई नई बात नहीं है, स्वाभाविक सी बात है। कोविंद साहब से मिलने भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा, गृह मंत्री अमित शाह, प्रधानमंत्री के प्रिंसिपल सेक्रेटरी, जी हाँ, पीएमओ चलाने वाले पीके मिश्रा, और कई ऐसे लोग हैं जो अक्सर उनसे जाकर के मिलते रहते हैं। अचानक एक पूर्व राष्ट्रपति इतने सक्रिय हैं, नरेंद्र मोदी पर का उन पर इतना भरोसा है, ये तो वन नेशन वन इलेक्शन वाली कमेटी से ही जाहिर होता है। लेकिन बात जब जेडीयू की होती है, नीतीश कुमार की होती है, तो याद कीजिए जुलाई का महीना 2017 का साल, रामनाथ कोविंद तब बिहार के राज्यपाल थे और उस वक्त ये बहुत चर्चा थी कि एनडीए में लाने में, नीतीश कुमार को वापस एनडीए में लाने में उनकी कथित भूमिका की बहुत चर्चा थी। यहां तक लोग दावा करते हैं कि ये नीतीश कुमार की इच्छा थी कि राष्ट्रपति भवन में कोविंद साहब को भेजा जाए, और भारतीय जनता पार्टी को भी लगा कि आइडिया बुरा नहीं है। ठीक इसी तरीके से 2024 की 28 जनवरी को जब नीतीश कुमार एनडीए के फोल्ड में दोबारा गए, जब वो 2022 में छोड़ चुके थे एनडीए, उसके कुछ ही हफ्तों या महीने भर पहले कोविंद साहब पटना आए और राजभवन में नीतीश कुमार से उनकी लंबी गुफ्तगू हुई थी। तो क्या बिहार में जो गतिविधियां चल रही है उसकी जानकारी देने गए थे कोविंद साहब को, ताकि वाया कोविंद साहब ये जानकारी भाजपा आला कमान तक पहुंचे? ये जानकारी देने अशोक चौधरी गए हुए थे कि बिहार में नीतीश कुमार जितनी सीटें मांग रहे हैं, 130, 35, 40 सीटें विधानसभा की, उन्हें दे दीजिए या वो चले जाएंगे, या फिर वो नीतीश कुमार के दूत बन करके गए थे? या सिर्फ रस्मी तौर पर जो ट्विटर पर आप फोटो हमारी स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये हमारी स्क्रीन पर जो आप फोटो देख रहे हैं कि किताब भेंट करने गए थे नीतीश कुमार के ऊपर, जो किताब उन्होंने लिखी है, इसीलिए गए थे? इस बात पर कोई भरोसा नहीं कर सकता कि किताब भेंट करने हो गए थे, दिखाने के लिए कुछ कहना पड़ता है। तो बिहार की राजनीति में एक तरफ लालू यादव के परिवार पर लैंड फॉर जॉब मामले में मुश्किलें बढ़ती जा रही है, वहीं दूसरी तरफ बिहार में एनआईए और ईडी की गतिविधियां बढ़ती जा रही है। और इन सब से जनता दल यूनाइटेड को सबसे ज्यादा दिक्कत है, क्योंकि खेला तभी होगा जब लालू परिवार कंफर्टेबल होगा। और लालू परिवार को एक तरफ तंग करना, एक तरफ जेडीयू की मुस्के कसने की कोशिश करना, इन सब के बीच नीतीश कुमार के तेवर को सभी जानते हैं कि उनके तेवर का पहले से पता नहीं चलता। बाहर से मिजाज भले ही नर्म रखते हैं, लेकिन अंदर से उनका मिजाज किस तरह का है, इस बात को लेकर वो लोग उस वाकये को नहीं भूले होंगे कि सिर्फ बाढ़ राहत में दिया गया दान, स्वेच्छा से दिए गए दान की चर्चा गुजरात के मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी ने क्या कर दी थी पटना में,
कि बिहार को 5 करोड़ रुपए दिए थे बाढ़ राहत में, एक झटके में नीतीश कुमार ने 5 करोड़ रुपए का चेक गुजरात सरकार को वापस कर दिया था। तो नर्म मिजाज के भीतर एक स्वाभिमानी चेहरा भी है, इस बात को भी लोग बखूबी जानते हैं। अशोक चौधरी की मुलाकात को इसी चश्मे से देखा जा रहा है कि क्या वो नीतीश कुमार की गतिविधियों की जानकारी देने गए थे या नीतीश कुमार के दूत बन करके सचेत करने के लिए गए थे कि समझ जाइए। इस मुद्दे पर चर्चा के लिए हमारे साथ मौजूद है जाने माने पत्रकार और राजनीतिक विश्लेषक ऋषि मिश्रा जी। ऋषि जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। आप देखिए, चिराग पासवान की पार्टी से उनकी बेटी सांसद है। चिराग पासवान वो नेता, नीतीश कुमार के बारे में कहा जाता है कि घुटना पर का लहर कपार में चढ़ जाता है, मतलब घुटने में यदि दर्द है तो चिराग पासवान का नाम सुनते ही वो कपार में यानी सर में पहुंच जाता है। इतना नीतीश कुमार का पारा हाई हो जाता है चिराग पासवान और उनकी पार्टी का नाम सुन के। क्यों हाई होता है आप जानते हैं? चिराग मॉडल 2020, उस पार्टी के टिकट पर अपनी बेटी को अशोक चौधरी सांसद बनाते हैं। रामनाथ कोविंद साहब बड़े भले आदमी है, राष्ट्रपति रहे और अच्छी भूमिका उन्होंने बतौर राष्ट्रपति निभाई। अगर 5 अगस्त 2019 के अगर उस दस्तावेज को, जो धारा 370 से छेड़छाड़ की कोशिशें थी, जिस तरह से उन्होंने नई दिल्ली के इशारे पर काम किया, ये बिल्कुल वैसा ही था जिस तरह से इमरजेंसी के दौर में बाथ टब में बैठकर जो कार्टून बना था, कि उस वक्त के राष्ट्रपति का कार्टून अखबारों में छपा था कि बाथ टब में बैठ करके इमरजेंसी के प्रस्ताव पर राष्ट्रपति ने लाइए पेन लाइए दस्तखत कर देते हैं। उस तरह का काम 5 अगस्त 2019 का यदि छोड़ दें तो मोटे तौर पर कोविंद साहब का कार्यकाल ठीक ठाक था। अच्छे व्यक्ति हैं, बिहार में गवर्नर भी रहे। तेज प्रताप यादव को शपथ ग्रहण में आपको याद होगा 2015 में अपेक्षित को उपेक्षित पढ़ रहे थे तो 2 बार टोक दिया था। भाषा की भी बड़ी अच्छी पकड़ है। अशोक चौधरी को लेकर कहा जा रहा है कि डिपार्टमेंट में पूछ नहीं है, लेकिन दिल्ली जाकर तमाम लोगों से मिलते रहते। क्या है ये पूरा खेल? कोविंद साहब से उनका मिलना किस रूप में आपको दिखाई दे रहा है? देखिए, अब मुलाकात हुई, अब क्या बात हुई। अब मुलाकात यूं ही नहीं होता है। हालांकि अशोक चौधरी रामनाथ कोविंद के अलावा शिवराज सिंह चौहान से भी उन्होंने मुलाकात की है। और पिछले कुछ दिनों पहले जो यात्रा हुई थी दिल्ली की, जो अशोक चौधरी की यात्रा हुई थी, उसमें तो वो अमित शाह से भी मिलना चाह रहे थे, माननीय प्रधानमंत्री से भी मिलना चाह रहे थे। देखिए, एक बात तो आप समझ लीजिए, राजनीति में इस प्रकार के मैसेंजर होते हैं, चाहे वो कोई भी पार्टी हो, कोई भी सरकार हो, चाहे वो राज्य सरकार हो, केंद्र सरकार हो, इस प्रकार के मैसेंजर होते हैं। देखिए, 2-3 प्रकार के मैसेंजर होते हैं। एक मैसेंजर होते हैं कि वो स्पष्ट दिखता है कि जो रिलेशन खराब हो रहा है, ये मान लीजिए आप कोई कोalition में है और 2 पार्टियों के बीच रिलेशन खराब हो रहा है, तो एक ऐसे मैसेंजर होते हैं जो खाई पैदा हो रही है उसको कम करने की जिम्मेवारी होती है। जैसे जेडीयू बीजेपी के बीच संजय झा ये काम कर रहे हैं। हालांकि ललन सिंह भी अपनी प्रासंगिकता बढ़ाना चाहते हैं, वो भी मैसेंजर का काम करना चाहते हैं। इन दिनों अमित शाह नरेंद्र मोदी से अच्छे ताल्लुकात उनके हो गए हैं। हालांकि इससे पहले जब वो महागठबंधन में थे तो ललन सिंह सीना ठोक के गाली देते थे प्रधानमंत्री को, अमित शाह को, बीजेपी सरकार को, केंद्र के सरकार को। लेकिन अब ललन सिंह भी समझ गए हैं कि नीतीश कुमार के नज़र में यदि प्रासंगिकता बढ़ानी है और वर्तमान माहौल में, वर्तमान इक्वेशन में प्रासंगिकता बढ़ानी है, तो संजय झा को टक्कर देने के लिए अमित शाह नरेंद्र मोदी से अच्छे रिलेशन बनाने होंगे, खासकर अमित शाह से। अमित शाह के यहाँ संजय झा का डायरेक्ट एंट्री है, कोई अपॉइंटमेंट की जरूरत नहीं पड़ती। आप देखिए, तीसरा धारा अशोक चौधरी है। देखिए भैया, संजय की तो पूछ बढ़ गई, अब के पार्टी में राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष हो गए। मैं एक वाक्य थोड़ा पीछे लेके चलता हूँ। आप देखिएगा, जब मंत्रिमंडल का शपथ होता है तो संजय झा से पहले अशोक चौधरी ने शपथ लिया था। और किसी भी नेता से पहले कोई शपथ लेता है तो ये जनरली माना जाता है कि उस नेता से वह नेता सीनियर है। यानी संजय झा से पहले शपथ अशोक चौधरी ने लिया तो अशोक चौधरी संजय झा से सीनियर है। लेकिन वर्तमान राजनीतिक हालात में वो कार्यकारी अध्यक्ष है, राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष है, और बीजेपी जेडीयू के बीच में सेतु का काम कर रहे हैं। तो ये बात ललन सिंह ने देखा तो ललन सिंह में भी ये भूख जागी, भाई हमारा जो सिर्फ केंद्र में तो मंत्री बन गए हैं, लेकिन बीजेपी और जेडीयू के बीच में मेरी प्रासंगिकता कैसे बढ़े। तो आपने देखा होगा, एक ही सोफा पे
प्रधानमंत्री और ललन सिंह बैठे हुए हैं, तो वहां भी वो अपना रिलेशन सही कर रहे हैं। तो दो बड़े नेता ने बीजेपी के दरबार में अपना अहमियत बढ़ा लिया, अपनी प्रासंगिकता को बढ़ा लिया बीजेपी के नजर में भी और अपने पार्टी आलाकमान के नजर में भी। तो तीसरे जो विद्यार्थी थे अशोक चौधरी, उनको इस बात की ईर्ष्या होने लगी कि भैया ये 2 विद्यार्थी तो पास कर गया, हमारा क्या होगा। तो इन दिनों ये दिल्ली का जो चक्कर लगा रहे हैं, एक तो नीतीश कुमार से संबंध खराब हो गए, तो देख रहे हैं कि भैया नीतीश कुमार से संबंध खराब हो गए हैं, तो नीतीश कुमार के नजर में और बीजेपी के नजर में अपनी प्रासंगिकता बढ़ा लीजिए, उनके दरबार में यही हाजिरी वो लगा सवाल लीजिए। है ऋषि जी, यही वो सवाल है। मैं उसी पे आ रहा हूँ, सुन तो लीजिए। अरे भाई इनसाइड स्टोरी तो सुनिए। तो वो दिल्ली दरबार में यानी बीजेपी के दिल्ली दरबार में अपनी प्रासंगिकता बढ़ाना चाहते हैं, अपने रिलेशन अच्छे करना चाहते हैं, और यही कारण है कि दिल्ली वो कुछ दिनों के भीतर कई बार वो दिल्ली गए हैं, और मेरे पास दम बिल्कुल पुख्ता सबूत है कि उन्होंने अमित शाह से समय मांगा था, अमित शाह ने समय देने से मना कर दिया। हालांकि कल रामनाथ कोविंद से मुलाकात हुई है, शिवराज सिंह चौहान से मुलाकात हुई है, और रामनाथ कोविंद माननीय आदरणीय रामनाथ कोविंद ही मैं बोला हूँ, आप सुनते नहीं है, यही दिक्कत है। आप हमारे ऐसे छोटे पत्रकार को सुनते ही नहीं है, आप बीच में ही बोलने लगते हैं। छोटा पत्रकार मत मानिए। रामनाथ जी से ऐसे, रामनाथ जी आदरणीय पूर्व राष्ट्रपति हैं, बहुत सम्मानित हैं, लेकिन ऐसा चर्चा है वो भी एक प्रकार के मैसेंजर हैं, मतलब दूध के काम करते हैं वो। थोड़ा रिलेशन खराब हुआ, कहीं मैसेज देना है, ठीक है, अमित शाह जी से अपॉइंटमेंट नहीं मिला, नरेंद्र मोदी जी से अपॉइंटमेंट नहीं मिला। हालांकि 2 बार यात्रा से पहले एक और यात्रा किए थे अशोक चौधरी, उसमें अपने दामाद पुत्री जो सांसद हैं शांभवी चौधरी, उनके साथ उन्होंने प्रधानमंत्री से मुलाकात की थी अशोक चौधरी, उनकी पत्नी भी साथ में थी। लेकिन उसके बाद जो यात्रा हुआ उसमें अमित शाह से समय मांगा था अशोक चौधरी ने, अशोक चौधरी को समय नहीं दिया गया। तो अब ये रामनाथ कोविंद, जो कोविंद जी आप कह रहे हैं, उन कोविंद जी के माध्यम से ये मैसेज दिलाना चाहते हैं कि भैया जो ये बिहार में ऑपरेशन हो रहा है उसको बंद करवाइए, नहीं तो जो चाचा जी हैं वो नाराज हो जाएंगे, और चाचा जी के पास ऑप्शन खुला हुआ है। ऑप्शन खुला हुआ है, लेकिन 2 बातें इसमें आ रही है। एक बात आ रही है कि ये अपनी पर्सनल कैपेसिटी में जाकर के अशोक चौधरी वहां नीतीश कुमार की अंदरूनी राजनीति की पोल पट्टी खोल रहे हैं, एक ये खबर आ रही है। दूसरी खबर ये आ रही है कि दिल्ली दौरों के दरमियान, जिसमें कोविंद साहब से मुलाकात भी शामिल है, नीतीश कुमार के दूत के तौर पर ये जाकर के बीजेपी को नीतीश कुमार की वार्निंग सुना रहे हैं कि हमारे दरवाजे खुले हुए हैं, आप लोग अपनी गतिविधियां, खबरदार कि आप लोगों ने बिहार में इस तरह की गतिविधियां की। अब इनकी भूमिका, जब ये पार्टी में साइडलाइन है, तो नीतीश कुमार इन्हें दूत के तौर पर कैसे इस्तेमाल कर रहे हैं, या फिर नीतीश कुमार ने इन्हें साइडलाइन नहीं किया है, सिर्फ पब्लिक परसेप्शन बनने दिया है और इनको अपने मैसेंजर के तौर पर कह रहे हैं कि जाइए कहिए कि ज्यादा इधर उधर वो लोग मुड़े तो बिहार के साथ साथ केंद्र सरकार भी निपट जाएगी उनकी। देखिए मैं जहां तक समझता हूं, नीतीश कुमार के आदेश पे या नीतीश कुमार को कॉन्फिडेंस में लेकर अशोक चौधरी दिल्ली नहीं गए। अशोक चौधरी इन दिनों मुख्यमंत्री दरबार से साइडलाइन है, यानी भूजा पार्टी के जमाने में भूजा पार्टी के खोलने के इरादे से गए हैं। सुन तो लीजिए एक दिन, मैं वो भी नहीं कर सकता हूँ, लेकिन जहां तक मुझे खबर है कि ये भूजा पार्टी से एक तरह से बाहर है, साइडलाइन है, मुख्यमंत्री उतना महत्व दे नहीं रहे हैं, संबंध उतने अभी अच्छे नहीं है, और मुख्यमंत्री का एक अपना अप्रोच है, यदि आपसे संबंध थोड़ा भी खराब हुए तो भूजा पार्टी के लिए जो शाम में फोन जाता है, फोन जाना बंद हो जाता है, इसका स्पष्ट संकेत है कि भाई अभी अब मुख्यमंत्री जी आपसे नाराज है। अब मुख्यमंत्री के नजर में अपनी प्रासंगिकता बढ़ाने के लिए ये बीजेपी से संबंध अच्छा करना चाहते हैं, ताकि सीट शेयरिंग को लेकर या अन्य विषयों को लेकर गठबंधन में कुछ यदि रिफ्ट आए तो माननीय मुख्यमंत्री अशोक चौधरी को भी कहे थोड़ा देख लीजिए क्या मामला है, थोड़ा आप जाइए दिल्ली बात कीजिए। तो ये अपनी भूमिका जेडीयू में एक तरह से देखना चाहते हैं, जैसे वर्तमान हालात में संजय झा का है और ललन सिंह का है। सबसे नंबर 1 यदि आप मुझे पूछेंगे तो नंबर 1 पे संजय झा है, जो जेडीयू बीजेपी के बीच में सेतु का काम कर रहे हैं,
और उनके स्थान को भरपाई ललन सिंह भी करना चाहते हैं, और उनके देखा देखी अशोक चौधरी ने भी उसी राह पे चलना शुरू कर दिया है, और इसी का परिणाम है कि इन दिनों वो दिल्ली के चक्कर अधिक काट रहे हैं। जी ऋषि जी, एक चीज जो जनता दल यूनाइटेड के अंदरूनी जानकारी जो लोग के पास है, जिन पत्रकारों के पास, उन लोगों से मैंने बात की, उन लोगों का कहना है कि जेडीयू में नीतीश कुमार ने 3 तरह के इक्वेशन सेट कर दिए हैं। नंबर 1, जो दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी के साथ सरकार के समन्वय को देखें लेकिन पार्टी के समन्वय को ना देखें, पार्टी का समन्वय नीतीश कुमार देखेंगे। संजय झा और ललन सिंह, उनको ये डिप्यूट कर दिया है कि वो आप देखिए। दूसरी चीज, पटना में नीतीश कुमार को असिस्ट करने के लिए उनकी एक टीम है जिसमें अशोक चौधरी है, अशोक चौधरी नहीं है, उसमें विजय चौधरी है, उसमें ललन सराफ है, उसमें संजय गांधी है, उसमें मनीष वर्मा है। ये 3-4-5 लोगों की एक टोली है। वशिष्ठ नारायण सिंह तो पार्टी के अभिभावक की भूमिका में है कि नीतीश कुमार अक्सर उनसे सलाह मशविरा लेते रहते हैं। और एक काम यह है कि जैसे इंडिया गठबंधन के लोगों से या फिर नायडू से बात करनी है, शरद पवार से बात करनी है, राहुल गांधी से बात करनी है, खड़गे साहब से बात करनी है, अखिलेश यादव से बात करनी है, या लालू परिवार से बात करनी है, तो ये पूरा मसला नीतीश कुमार खुद हैंडल करेंगे। ये पार्टी के अंदर की का पूरा पावर इक्वेशन है। ना तो ये दिल्ली वालों को हैंडल करने में है, ना ये पटना वालों को हैंडल करने में है, और ना ही इंडिया अलायंस और नायडू वगैरह से बात करने की जिम्मेदारी जो नीतीश ने अपने पास ले रखी है वो नीतीश कुमार के साथ ही है। ये 3 में है ना 13 में है। तो ये किस कैपेसिटी में जनता दल यूनाइटेड के अंदर अपने पॉलिटिकल फ्यूचर को या इन तमाम मुलाकातों को इस संदर्भ में बिहार की राजनीति में हम लोग देखें या अशोक चौधरी अपनी भूमिका को देखें? ऋषि जी अनम्यूट कीजिए। देखिए, मैंने शुरू में ही कहा है कि इन दिनों संबंध बेहतर नहीं है अशोक चौधरी के नीतीश कुमार से। इस प्रकार से ने बिना अशोक चौधरी नीतीश कुमार को कॉन्फिडेंस में लिए अपनी पुत्री के लिए लोजपा में लॉबी किया, पुत्री को टिकट दिलाया, और आपने देखा भी उनके पुत्री के विरुद्ध उन्हीं के कैबिनेट के एक महत्वपूर्ण सदस्य मैसा हजारी के पुत्र को उतारा गया। 2 मंत्रियों के पुत्री और पुत्र आमने सामने थे। ऐसे स्थिति से नीतीश कुमार भी परेशान थे। बाद में आपने देखा कि अशोक चौधरी ने नीतीश कुमार पर दबाव बनाया कि आप मैसा हजारी को कैबिनेट से बाहर कीजिए। उस पर भी नीतीश कुमार ने अपनी सहमति नहीं दी, और आज भी मैसर हजारी जो है नीतीश कुमार के कैबिनेट के महत्वपूर्ण सदस्य हैं। तो एक रिलेशन में तो जो मिठास था वो मिठास अब नहीं है। लेकिन ये भी नहीं है कि अशोक चौधरी को बिल्कुल दरकिनार कर दिए हैं। दरकिनार कर दिए होते तो कैबिनेट में होते भी नहीं। नीतीश कुमार को तो एक झटके में नीतीश कुमार अशोक चौधरी को निकाल सकते हैं। और देखिए, जो 4-5 महीनों में जो डेवलपमेंट हुआ है, आप देखिए ना, अशोक चौधरी क्या दिखाना चाहते हैं कि भाई जेडीयू में एक गुट के नेता हम हैं, 4-5 मंत्री हमारे साथ हैं, 10-20 विधायक हमारे साथ हैं, जो भी ऐड देते हैं तो उनके यहाँ भी मीटिंग होती है। अब अशोक चौधरी के यहाँ भी भुजा पार्टी होती है, उसमें सुमित सिंह होते हैं, जमा खान होते हैं, ये मदन सहनी होते हैं, ये तमाम ऐसे नेता की उपस्थिति होती है। अशोक चौधरी बड़ा से बड़ा या छोटा से छोटा है। ऋषि जी, सुमित सिंह के बारे में कहा जाता है कि सुमित सिंह कथित तौर पर वहां नीतीश कुमार के मैसेंजर की भूमिका में होते हैं, कि वहां हो क्या रहा है। मुझे किसी ने बताया, मैं जानता नहीं। आप देखिए, हम तो पेपर के ऐड से वही देखते हैं कि भैया अशोक नीतीश कुमार का बड़ा फोटो, उसके बाद अशोक चौधरी का बड़ा फोटो, और 4-4 खिड़की में 3-4 मंत्री का। हम तो यही समझेंगे, हर शाम में हमारे भी तो आदमी हैं भाई, हमारे आदमी भी तो हैं अशोक चौधरी के यहाँ। कहते हैं भैया ये सभी लोग जो रोज बैठते हैं यहाँ, उसके आधार पे तो मैं यही कहूंगा ना। तो ऐसी स्थिति तो बनी हुई है। अब अशोक चौधरी चाहते हैं कि उनकी प्रासंगिकता माननीय मुख्यमंत्री जी की नजर में बढ़े। अब कई ऐसे मंत्री हैं, अब सुनील जी को ले लीजिए। सुनील जी ना भुजा पार्टी में रहते हैं ना कोई और पार्टी में रहते हैं। मुख्यमंत्री जी का डायरेक्ट आदमी है। उनको ना ये भुजा पार्टी से मतलब है, ना इससे मतलब है, ना उससे मतलब है। तो जो इन दिनों में रिलेशन में जो खटास आई है अभिषेक जी, उस खटास को दूर करने के लिए कई प्रयास अशोक चौधरी ने किया। किताब का विमोचन करवाया,
दिल्ली का चक्कर काट रहे हैं। अमित शाह यहाँ भेंट कर रहे हैं, नरेंद्र मोदी जी के यहाँ जा रहे हैं। हालांकि अमित शाह तो बहुत ही मोदी से भी स्ट्रिक्ट आदमी है, वो जल्दी किसी को भाव देते नहीं है। तो आप तो जानते हैं अमित शाह को। अमित शाह यहाँ इन्होंने समय मांगा, अमित शाह ने दिया नहीं। हालांकि आप रामनाथ लेकिन मैंने कोविंद जी सुना से कि मिले हैं। मुलाकात हुई है, मुझे पता चला नहीं, अमित शाह मुलाकात से हुई है। नहीं, बिल्कुल गलत खबर है। अमित शाह से मुलाकात नहीं हुई है। अमित शाह ने इनको अपॉइंटमेंट नहीं दिया था पिछले बार जब दिल्ली गए थे। इस बार उन्होंने मांगा या नहीं मांगा मैं नहीं कह सकता हूँ। शिवराज सिंह चौहान से इनकी मुलाकात जरूर हुई है। अब शिवराज सिंह चौहान बेचारे खुद बीजेपी में साइड लाइन है, कहाँ मुख्यमंत्री और कहाँ बेचारे केंद्र में उनको मंत्री बना दिया गया है। वो बेचारे खुद परेशान रहते हैं। मतलब सभी पार्टी तो के साइड लाइन मुलाकात करते रहते हैं। हाँ, बहुत अच्छा बात है। बीजेपी के जो साइड लाइन लीडर हैं, जेडीयू के जो साइड लाइन लीडर हैं, वो सब अपने आप में दुख दर्द जो है, भैया हमको भी साइड लाइन कर दिया। शिवराज जी अलग कह रहे होंगे, अशोक तुम क्या कह रहे हो यार, हम तो खुद साइड लाइन में मुख्यमंत्री थे, बताइए हमारे योजना को आगे करके ये लोग सत्ता में आ गए। मोहन यादव विधायक लायक नहीं है, उनको मुख्यमंत्री बना। तो दोनों अपने सुख दुख को बांटे होंगे। तो ये हो सकता है। अब देखिए, अब नीतीश कुमार जी कब इनको हमारे देखिए, माफीनामा देते हैं। द्वापर युग में भी मामा से ही मोहन को खतरा महसूस हुआ था। देखिए, एक बात तो आपको मानना होगा, शिवराज सिंह चौहान जो है मोहन यादव से तो जरूर बड़े नेता है। वसुंधरा राजे जो वर्तमान में जो मुख्यमंत्री हैं शर्मा जी, उनसे तो जरूर बड़ी नेत्री है। वसुंधरा राजे ये नरेंद्र तो मोदी से बड़ी नेता है, ये खुल के बोलिए। ये तो वो भाजपा 1989 में से एमपी थी। नरेंद्र मोदी 2002 भाज में विधायक बने पहली बार। ये तो भाजपा में व्यक्तिवादी सोच का जो इतना प्रभाव है कि एक व्यक्ति या दो व्यक्ति ही सब कुछ डिसीजन लेगा। तो ये सिस्टम का ही रिफ्लेक्शन है कि आप वसुंधरा राजे आज साइडलाइन है, शिवराज सिंह चौहान साइडलाइन है, एक जमाने में सुशील कुमार मोदी साइडलाइन थे, अब तो दुनिया में रहे भी नहीं। तो संजय जोशी साइडलाइन है। आज ही किसी संघ के एक नेता ने फोन किया मेरे पास अभी थोड़ी देर पहले कि चर्चा है कि जोशी जी को पार्टी का अध्यक्ष बनाया जा सकता है। मैंने कहा खबरदार, जब तक नरेंद्र मोदी राजनीति में है, जब तक हमारे अमित शाह जी हैं, कोई संजय जोशी कोई अजय जोशी नहीं। खबरदार, इस चर्चा भी दोबारा नहीं कीजिएगा। मैंने कल जानकारी प्राप्त की उस मामले में। मुझे किसी ने अपना नाम नहीं बताने की शर्त पर बताया कि संघ ने संजय जोशी का नाम इसलिए आगे किया है ताकि नरेंद्र मोदी जो संघ की सेकंड चॉइस हो, जिसको संघ ने छिपा कर रखा है, उसको ये लोग आनंद फानंद में संजय जोशी को साइड करने के नाम पर स्वीकार कर ले। इसलिए नहीं भाई, इसको हटाने के लिए संजय जोशी, देखिए हम बता दूं, संजय जोशी पे नरेंद्र मोदी इतने नजर रखते हैं कि संजय जोशी जहां भी जाते हैं, ऐसा कहा जाता है कि खुफिया के लोग उनके घर के आसपास मंडराते रहते हैं। कौन जाता है कौन आता है, हर एक व्यक्ति की डायरी एंट्री होती है, खुफिया विभाग के जो अधिकारी तैनात होते हैं। अब संजय जोशी से आप मिलिएगा ना तो उनका चेहरा ऐसे लगेगा जैसे बहुत बड़ा उनके साथ अन्याय किया गया। अरे मेरी कई मुलाकात है, मुरझाया हुआ चेहरा जैसे कैसे राजनीति में साइडलाइन कर दिया जाता है कार्यकर्ताओं के नेता। खैर, बिहार पे आते हैं। ऋषि जी, एक बात बताइए, साफ साफ बताइए, नीतीश कुमार के जो राजनीतिक इरादे हैं और जांच एजेंसी की गतिविधियां जिस ढंग से बिहार में चल रही है, राजद में लालू परिवार से लेकर जदयू के नेताओं तक और नीतीश कुमार के अधिकारियों तक, एक लाइन में हमारे दर्शकों को बताइए ऋषि जी, क्या दिल्ली को नीतीश कुमार के इरादों की भनक लग गई है? अरे भैया, तो क्या बीजेपी में जो लोग बैठे हैं वो बच्चे हैं क्या? क्या वो राजनीति नहीं करते हैं? क्या उनके पार्टी में चाणक्य नहीं है? और क्लियर होकर पूछते हैं, क्या मोदी शाह को नीतीश कुमार के इरादों की भनक लग गई है? भनक तो होगी, तभी तो ईडी की कार्रवाई हो रही है, तभी तो एनआईए आ रहे हैं, तभी तो संजीव हंस पे एफआईआर हो रहा है, तभी तो तमाम जेडीयू के नेता जो हैं ईडी सीबीआई के रडार पे हैं। अब कोई सेठ जी हैं, अब कोई विधायक जी हैं, कोई आईएएस हैं। चर्चा में तो ये भी है कि एक वर्तमान एसीएस रैंक के अधिकारी संजीव हंस के अलावा एक पूर्व अधिकारी के पुत्र को भी ईडी ने
बैठा के कई घंटों तक पूछताछ की है। हम नाम नहीं लेंगे हम, क्योंकि मेरे पास पुख्ता सबूत है नहीं, चर्चा है ऐसा मैं बता रहा हूँ। और ये चर्चा इसलिए बाजार में बना हुआ है पत्रकारों के बीच में, राजनीतिक गलियारों में, क्योंकि नालंदा के ही नीतीश कुमार जी के गांव के ही कोई एक लड़की है जो जेडीयू में जुड़ी हुई है। उनके पिताजी बिहार के चर्चित डॉक्टर रहे हैं और एक जमाने में नीतीश कुमार से उनके अच्छे संबंध रहे। उन्होंने ये पोल खोला, उनके ही सोशल मीडिया के पेज पे पोस्ट किया गया था कि एक चर्चित पूर्व अधिकारी के पुत्र को दिल्ली में ईडी ने कई घंटों तक पूछताछ किया। अब कितना इस खबर में दम है मैं नहीं कह सकता हूँ, लेकिन मान लीजिए जो माननीय मुख्यमंत्री के बहुत करीबी कोई अधिकारी है और उससे उनके बेटे से पूछताछ हो रही है तो सब समझ सकते हैं मामला कितना गंभीर है। एक चीज बताइए, हम चलते चलते एक सवाल आपसे लेना चाहते हैं। तेजस्वी यादव की जो यात्रा हो रही है, जैसे एक तरफ तो प्रशांत किशोर के बारे में कहा जा रहा है उनकी यात्रा में ग्लैमर है, तेजस्वी यादव की यात्रा में राजद कार्यकर्ताओं का ही उत्साह पहले की तरह नहीं दिख रहा है। जब से ये गमछा नहीं दिखाना है, पगड़ी बांध कर जो है हाथ नहीं लहराना है, लहरिया कट बाइक नहीं चलाना है, ये सब जो सर्कुलर आया है, उत्साह नहीं दिख रहा है। कहा जा रहा है कि अंदर खाने राजद और जदयू एक है, इसीलिए तेजस्वी यादव खानापुरी के तौर पर कि हमें दिखते रहना चाहिए इसलिए यात्रा कर रहे हैं। इस खबर में या इस चर्चा में कितना दम है? देखिए मैं आपकी बात से सहमत हूँ, ये भी एक कारण हो सकता है, लेकिन ये सिर्फ जो उन पदाधिकारियों से मिल रहे हैं जो जेडीयू के अधिकृत पदाधिकारी हैं, चाहे वो वार्ड लेवल के पदाधिकारी हो, पंचायत लेवल के पदाधिकारी हो, प्रखंड लेवल के पदाधिकारी हो, या जिला स्तर के पदाधिकारी हो, या प्रदेश स्तर के पदाधिकारी हो, विधायक हो, पूर्व विधायक हो, सांसद हो, उन लोगों से मिल रहे हैं, या लोकसभा के पूर्व प्रत्याशी हो। तो उसमें वो तो कार्यकर्ताओं का बैठक है। हुजूम कब देखता है? जब पब्लिक से आप इंटरेक्ट करते हैं। तो बंद कमरों में हॉल में कार्यकर्ताओं से मिलने तो नीतीश कुमार और लालू यादव को छोड़ दीजिए, आरसीपी सिंह का भी जब जलवा था वो कार्यकर्ताओं से मिलने निकलते थे तो जो जलवा होता था वो देखने लायक होता था। भले ही जदयू के कार्यकर्ता कभी भी उस तरह से नहीं होते हैं कि जो उनको कंट्रोल करने के लिए कभी किसी तरह का सर्कुलर जारी करना पड़े। ये उत्साह विहीन यात्रा के पीछे अंदर खाने खेल की खबरों का योगदान तो नहीं है? देखिए मैंने दोनों बातें आपके सामने रखी। हो सकता है कि अंडरस्टैंडिंग हो, लेकिन पटना से भी स्पष्ट निर्देश है कि कार्यकर्ताओं के साथ बैठक है, इसमें आम लोगों को आने की जरूरत नहीं है। अब उत्साह कितना है नहीं है मैं ये नहीं कहूंगा, लेकिन ये कार्यकर्ताओं की बैठक है, क्लोज डोर मीटिंग है। अब क्लोज डोर मीटिंग होगा, उसमें अब जिंदाबाद मुर्दाबाद गमछा ये सब तो होगा नहीं। स्पष्ट निर्देश है भाई टोपी पहन के आना है। आज भी लालू जी कल प्रेस कॉन्फ्रेंस किए तो टोपी पहने हुए थे। अब भाई गमछा से घाटा भी तो है। अब ऐसे आप मान लीजिए हम आपको बताएं, हम एनडीए के वोटर हैं, लेकिन मन हुआ कि इस बार नहीं तेजस्वी के रोजगार वाले मुद्दे पर वोट करें, और एनडीए के वोटर यदि अपर कास्ट के हैं, मैं एग्जाम्पल दे रहा हूँ, अब बूथ पे गए देखे गमछा बांध के हम ऐसे हो रहा, ऐसे लंठाई हो रहा, मन बिधक जाता है ना। जो उस पार के लोग है, ओ लंठाई तो अभी भी है, चलो नहीं बदल जाओ, नहीं तो तीर में अभी भी लंठाई कर रहा है, अभी भी लंठाई कर रहा है लोग, तीर में ही दे दो या फूल में ही दे दो। मैं कई ऐसे लोगों को देखा हूं, ऐसा रिपोर्टिंग आपको कोई नहीं करके बताएगा। मैं बूथ का रिपोर्ट बता रहा हूँ। मेरे साथ दो लोग जो हैं, मेरे साथ दो लोग वोट गिराने गए। मैं आपका पर्सनल फीलिंग आपको अनुभव बता रहा हूँ। तो मैंने उनसे पूछा किसको वोट देंगे, तो फन्ना पार्टी को, मतलब राजद को। जब बूथ पे गए, बूथ से जब बाहर निकल के आए, मतलब किसको दिए, तो बीजेपी को। मतलब क्यों? बदी देखे गमछा वाला तो वैसे से घूम रहा था मट्टा बांध के। तो जो माहौल है, ये जिसने भी ये डिसीजन राजद में कराया है, बहुत ही ब्रेन के मतलब जो ये है बड़ी गहरे सोच के लोग हैं कि भाई जिन लोगों को वोट देने का मन भी होता है वो ये क्रियाकलाप से नहीं दे पाते हैं। मैंने एक एग्जाम्पल भी दिया था, बोचाम बाई इलेक्शन में बीजेपी से संबंधित 2 कोर वोट बैंक जो है भूमिहार राजपूतों ने दिल खोल कर वोट किया था, और उसके कुछ दिनों के बाद एक व्यापारी को इस प्रकार से पीटा गया, जो ये लंठाई वाले ग्रुप ने इस प्रकार से पीटा। हम कह रहे हैं लंठाई करने वाले हर समाज में होते हैं।
मैं किसी एक समाज को इसलिए दोषी नहीं मानता हूँ। सर हर समाज में, सुन तो लीजिए, मैं बहुत बड़ा बात कहने जा रहा हूँ, सुन तो लीजिए। लंठाई करने वाले व्यक्ति हर समाज में होते हैं, लेकिन जिस समाज के आप नेता हैं या जिस समाज को आप रिप्रेजेंट करते हैं, ऐसे लंठाई करने वालों को आप साइडलाइन कीजिए, नहीं तो अन्य समाज के जो लोग हैं आपको वोट करना चाहते नहीं करेंगे। उस घटना में क्या हुआ, तमाम राजद के जो विधायक ये थे उस लंठाई ग्रुप के सपोर्ट में खड़े थे। उस व्यापारी को मारा भी गया और वो उसे सपोर्ट में खड़े थे कि आप केस विड्रॉ कर लीजिए। ऋषि जी, मैं आपको बताऊं एक घटना, कार्यक्रम खत्म करने के पहले मैं बता रहा हूं। मैं पहली बार मैं एक विश्वविद्यालय से भी जुड़ा हुआ कहानी में बताऊंगा। जी पहली बार थोड़ा 5 मिनट का समय दीजिए। जी बिल्कुल। नया पहली बार का फर्स्ट टाइमर वोटर में बना था, अभी नया वोटर कार्ड मिला था। पहला काम आया किस काम में, बैंक का खाता खुलवाने में, और दूसरा काम आया वोट डालने में। पहली बार के वोटर में बड़ा उत्साह होता है। तो जिस कैंडिडेट को मेरा परिवार वोट दे रहा था, मैं भी वोट देने जा रहा था, जोश में था, पहली बार का वोटर किसको देना है। जब मैं बूथ पर पहुंचा तो देखा कि पोलिंग एजेंट जो था उस कैंडिडेट का, वो एक खास अल्पसंख्यक समुदाय के प्रति नफरत की भाषा का इस्तेमाल कर रहा था, वहां बात कर रहा था। उस समय से जो मेरा मिजाज फिरा, मैं बूथ पर जा करके उस कैंडिडेट को न दे करके उसके एंटी कैंडिडेट को वोट दिया कि भाई ये तो सांप्रदायिकता वाले लोग हैं, इनको कैसे वोट दिया। इसका तो पोलिंग एजेंट की ट्रेनिंग ऐसी है कि उटपटांग बातें कर रहा है किसी समुदाय के खिलाफ, कोई किसी जाति के खिलाफ बात करे, कोई किसी धर्म के खिलाफ बात करे, भला उसको आप कैसे वोट दे सकते हैं। मैंने कहा कि मैं देखिए, घर आए लोगों ने पूछा किसको दिए हो, वोट दिया है ना। हम बोले कि हाँ अमुक कैंडिडेट को अमुक पार्टी को दिए। तो बोला उसको क्यों दिए हो। अब बोले जिसको आप लोग वोट दिए हैं जाकर के, उसका तो नफरत की भाषा, उसका पोलिंग एजेंट आपस में लोगों से बतिया रहा है, हाथ में खैनी मलते हुए, मुंह में पाना गुटखा रख करके बतिया रहा है, उसको कैसे वोट दिया जाएगा। तो भारत का संविधान किसी जाति या धार्मिक नफरत के आधार पर नहीं है। देखिए आप प्रोग्राम समाप्ति पे है, मैं 2 बातें कहना चाहता हूँ। राजद में अच्छे लोग भी हैं। हमारे यहाँ से एक पूर्व विधायक थे सुरेंद्र राय, प्रोफेसर सुरेंद्र राय, उनको 2 बातें आप सुना के आ जाइए, वो आपके 2 बात सुनेंगे और बात को गंभीरता से लेते हुए उस पर एग्जीक्यूट भी करेंगे। राजद में ऐसे लोगों की जरूरत है। वो प्रोफेसर हैं, बहुत विद्वान आदमी हैं। पिछले बार सीटिंग एटिंग में उनको टिकट नहीं मिला, वो क्योंकि लेफ्ट के खाते में चली गई थी और आई की सीटें। तो ऐसे लोगों को प्रमोट करने की जरूरत है राजद में। मनोज झा हैं, ऐसे पढ़े लिखे लोग, समझदार लोग, जो लंपटगिरी ना करे। लंपटगिरी करने वालों को तुम पार्टी से बाहर कीजिए, नहीं तो जो अन्य समाज आपके साथ जुड़ना चाहते हैं। मैं बता दूं, बीजेपी के कल बड़े पदाधिकारी से बात हो रही थी हमारी बिहार, बीजेपी के कार्यकर्ता बीजेपी के जो अप्रोच है उससे नाराज हैं। वो कह रहे थे कि कब लाठी खाएंगे हम लोग, बूथ पे हम लोग झगड़ा करेंगे, हम बूथ पे पसीना बहाएंगे, हम पार्टी में लोगों को जोड़ेंगे, हम अब मारेंगे, मजा मारेंगे मंत्री या मंत्री के बेटा और परिवार के लोग। हम लोग छोटे से छोटे काम के लिए भी जाते हैं मंत्री के पास, तो मंत्री फटकार कर भगा देते हैं। जी ऋषि जी, समय कम है, वो विश्वविद्यालय मैं विश्वविद्यालय वाला बात बताऊं। आज मैं राजभवन, बिहार राजभवन, यानी राज्यपाल के जो ऑफिस होता है वहां पे फोन किया था। आप सचिव से बात हुई, नाम क्या स्पष्ट मैं सुन नहीं पाया। मैंने कहा कि ऐसी बात है, बिहार विश्वविद्यालय में 2014-2015 में जो बच्चे इनरोल हुए एमफिल में, उनको आपने प्रोविजनल डिग्री तो दे दिया, लेकिन आज तक जो ओरिजिनल डिग्री जो होता है, सर्टिफिकेट होते हैं, 10 सालों के बाद भी उनको नहीं मिला है। यदि कोई बच्चा एमफिल कर रहा है तो उसका अगला स्टेप होता है कि वो पीएचडी में इनरोल होगा। और यदि 2015 में जो बच्चा 1 साल के पाठ्यक्रम में इनरोल हुआ, उसको यदि 16 में डिग्री मिल गया रहता तो आज तक वो पीएचडी करके कहीं किसी कॉलेज में लेक्चरर होता। तो 10 साल के बाद भी आपने डिग्री नहीं दी। तो ऐसे यदि 2-3 कोर्स यदि बच्चे करेंगे तो उनका उम्र 50-60 हो जाएगा, बेटे पोते नाती हो जाएंगे, तब वो क्या प्रोफेसर बनेंगे। मान लीजिए अभिषेक जी एमफिल में 10 साल लग गया, कोई आप पीएचडी में आपको 20 साल लग जाएगा, तो आप ये कब आप डिग्री तो किसी आकांक्षा और एम के साथ किया जाता है कि भाई हम एमफिल करेंगे, पीएचडी करेंगे, हमको लेक्चर बनना है। तो राजभवन के जो राज्यपाल के जो आप सचिव थे वो कह रहे हैं कि मैं देखता हूँ। मतलब सर ये तो 1947 से आप लोग देख रहे हैं, 10 साल से आप क्या कर रहे थे। 10 साल से राजभवन को जानकारी नहीं था कि बिहार विश्वविद्यालय में क्या हो रहा है। जो बच्चे 14 में इनरोल हुए उसको आज तक डिग्री नहीं मिला। और वीसी साहब को हमने आज अभी से लेके
3 दिन पहले तक 10 बार फोन किया है उनके मोबाइल नंबर। डॉक्टर डीसी राय, डॉक्टर प्रोफेसर डीसी राय वाइस चांसलर हैं बिहार विश्वविद्यालय के, उन्होंने फोन उठाना मुनासिब नहीं समझा, न कॉल बैक करना मुनासिब समझा। हालांकि हमारे इस खबर को 2400 से जुड़े 2400 छात्रों से जुड़े हुए मसले को हिंदुस्तान पेपर ने बहुत विस्तृत से छापा है। इसके लिए दैनिक हिंदुस्तान को बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन हमारे वीसी साहब की कुंभकर्णी निद्रा से जागे नहीं है, और राजभवन के जो राज्यपाल के आप सचिव हैं कह रहे हम देख लेंगे, देखते हैं, मेरे संज्ञान में आते ही कार्रवाई होगा, मेरे संज्ञान में नहीं है, रटा हुआ डायलॉग 1947 से जो चल रहा है वही जवाब हमको मिला। तो सर्टिफिकेट तो नहीं मिला तो सिर्फ आश्वासन। चलिए आज के लिए इतना ही। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, आश्वासन मिला, लेकिन नीतीश कुमार किसी को आश्वासन राजनीतिक तौर पर देते नहीं है, और जिसको आश्वासन देते हैं अगर वो आश्वासन पे भरोसा कर गया तो फिर बिहार में खेला हो जाता है। अशोक चौधरी की रामनाथ कोविंद से मुलाकात और जनता दल यूनाइटेड के प्रदेश अध्यक्ष उमेश कुशवाहा का सीटों को लेकर बयान, जांच एजेंसियों की बिहार के अधिकारियों और जेडीयू के नेताओं पर कार्रवाई, और साथ साथ समानांतर तरीके से लैंड फॉर जॉब मामले में लालू यादव परिवार के ऊपर मुस्के कसने की कोशिशें जिस दिशा में इशारा कर रही है उस दिशा में दिल्ली को नीतीश कुमार के इरादे की भनक लग चुकी है, और खेल बिहार में किसी भी रूप में कभी भी सामने आ सकता है। और इसका सबसे बड़ा सबूत आज मिला है जब अशोक चौधरी, सत्ता के बेहद करीब माने जाने वाले, नरेंद्र मोदी के इतने भरोसेमंद कि राष्ट्रपति पद से हटने के बाद भी उन्हें कमेटी का चेयरमैन बनाकर काम दे देते हैं, उनके प्रिंसिपल सेक्रेटरी उनसे मिलते हैं, उनकी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मिलते जुलते रहते हैं, गृह मंत्री मिलते जुलते रहते हैं, और पूर्व राष्ट्रपति के यहाँ इतने मुलाकातियों का झुंड रहता है। मैं स्कूल कॉलेज के जमाने से देख रहा हूं, आर वेंकटरमन सफदरजंग रोड में रहते थे, शंकर दयाल शर्मा सफदरजंग रोड में रहते थे, ठीक इसी तरह से वहां पर राजा जी मार्ग के पास प्रणब मुखर्जी रहते थे, साथ साथ के.आर. नारायणन भी पहले रहते थे। सभी पूर्व राष्ट्रपतियों के बंगलों के पास जाके वहां पर कौआ और कोयल की आवाज सुनाई देती थी, इंसानों और गाड़ियों की आवाज बाहर से जाती हुई दिखती नहीं थी। लेकिन एक सक्रिय पूर्व राष्ट्रपति है, और निश्चित तौर पर सक्रियता लोकतंत्र में हर जीवंत नागरिक का बरकरार रहना चाहिए। सक्रियता ही जीवन का मूल आधार है, लेकिन इस सक्रियता के बीच जनता दल यूनाइटेड के नेता उस सक्रियता में अपनी सक्रियता दिखाने के लिए वहां पहुंच जाएं तो राजनीतिक मायने तो निकाले ही जाएंगे। आगे आगे देखिए होता है क्या। आज की इस बेहद सार्थक चर्चा में जुड़ने के लिए ऋषि जी आपने समय निकाला, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। नमस्कार।